हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन का आज 27वां एपिसोड है, जिसमें हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नर्नेस्ट समीकरण। आप अगर 12th बोर्ड देख लो, कंपटीशन देख लो और दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम देख लो, जिसमें नर्नेस्ट समीकरण ना आए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। तो शुरू कर रहा हूं मैं बच्चों, नर्नेस्ट समीकरण। देखो, हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अभी आधे घंटे के अंदर अंदर आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। नंबर एक बात कि नर्नेस्ट समीकरण से ज्ञात क्या किया जाता है। ठीक है, एक तो अपने को ये पढ़ना है, फिर अपने को पढ़ना है कि नर्नेस्ट समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। नर्नेस्ट समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम पढ़ेंगे कि नर्नेस्ट समीकरण है क्या, नर्नेस्ट समीकरण क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 कि इस नर्नेस्ट समीकरण का डेरिवेशन। ठीक है, कि हम इसको व्युत्पन्न करेंगे, इसका व्युत्पन्न करेंगे। नर्नेस्ट समीकरण का क्या करेंगे, व्युत्पन्न। और उसके बाद जब हमारे पास समीकरण आ जाएगी तब हम इसके बहुत सारे कुछ 4-5 एग्जांपल्स करेंगे कि नर्नेस्ट समीकरण किस किस तरीके से किन किन एग्जांपल्स में उपयोग में आती है। फिर हम छठा इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों कि डेनियल सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण क्या होगी। डेनियल सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण क्या होगी, छठा ये पढ़ेंगे। सातवां हम पढ़ेंगे बच्चों 12th बोर्ड का न्यूमेरिकल। 12th बोर्ड का न्यूमेरिकल इस टॉपिक से किस प्रकार का आता है वो पढ़ेंगे। और फिर 8वीं बात हम इसमें पढ़ेंगे, नीट और जेई के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। नर्नेस्ट समीकरण इन 8 बिंदुओं के हिसाब से कंप्लीट होगी। तो पहला बिंदु मैं बात कर रहा हूं कि नर्नेस्ट समीकरण है क्या, इससे क्या ज्ञात किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर कर रहा हूं बच्चों, ये एक एक पॉइंट आपके सामने अभी क्लियर होता जाएगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि नर्नेस्ट समीकरण से ना हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं और किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नर्नेस्ट समीकरण कहां का उपयोग आएगी, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में और किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या ज्ञात किया जाता है, ये दो चीजें आपके सामने आ गई, एक पॉइंट क्लियर। फिर आप दूसरी बात कहोगे कि सर इसमें क्या विशेष है। ये तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से भी हम ज्ञात करते थे किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, या हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल इजकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस समीकरण से भी जो है हम क्या करते थे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते थे। फिर हमें नर्नेस्ट समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बच्चों, ये जो दोनों ही फॉर्मूले हम काम में लाते थे ना, इन दोनों फॉर्मूलों को हम मानक परिस्थितियों में ही काम में लाते थे। मानक परिस्थितियां क्या होती थी कि इसके अंदर सांद्रता भी नियत होती थी, 1 m सांद्रता ही होती थी, और ताप भी नियत होता था 298 केल्विन, दाब भी नियत होता था 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये नियत होता था। इन स्थितियों में ही ये समीकरण और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करता था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नर्नेस्ट समीकरण है वो कब काम में आती है कि अमानक परिस्थितियों में क्या कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ और इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में इसकी जरूरत पड़ती है। मानक परिस्थितियां हो तो हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये वाले फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां अमानक हो, अमानक का मतलब है सांद्रता बदल जाए,
ताप बदल जाए, दाब बदल जाए, ठीक है, मेनली तो इसके अंदर सांद्रता ही बदलेगी, ये ध्यान रखना। तो ये जब मानक परिस्थितियां बदल जाए और क्या बन जाए, अमानक परिस्थितियां बन जाए, तब जो है इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल जो है हम निर्णय समीकरण से ज्ञात करेंगे, तब हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनका उपयोग कब किया जाता है, मानक परिस्थितियों में। तो दूसरी बात भी आपको क्लियर होगी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, क्योंकि अमानक परिस्थितियों में जब हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है तो हम निर्णय समीकरण का उपयोग करते हैं। चलिए अब बात आ गई है तीसरी कि निर्णय समीकरण है क्या, ठीक है। आपको मजा आ रहा होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपके सामने पॉइंट लिखे हुए और वन बाय वन आपके पास एक एक बात क्लियर होती जा रही है। चलिए बच्चों, 2 पॉइंट मैंने आपको कर दिए क्लियर। अब आप आओ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि निर्णय समीकरण है क्या। निर्णय समीकरण है बच्चों कि अमानक परिस्थितियों में अभी आपने सुना था, मैंने अभी आपको बताया है कि अमानक परिस्थितियों में, ठीक है, अमानक परिस्थितियों का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके पास सांद्रता बदल जाए, ताप बदल जाए, दाब बदल जाए। तो आपको ये कह रहा है कि अमानक परिस्थितियां हो तो विद्युत वाहक बल तो आपको पता है कि सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ठीक है, ताप पर भी निर्भर करता है, दाब पर भी निर्भर करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसी समीकरण, सुनिए बात, मैं आपको निर्णय समीकरण की बात बता रहा हूं, परिभाषा बता रहा हूं कि क्या होगी, कि ऐसी समीकरण जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल का संबंध उसकी सांद्रता, ताप, दाब आदि के साथ प्रदर्शित करे। प्रकृति तो प्रदर्शित कर देंगे कि इनके साथ अगर किसी के विद्युत वाहक बल के मान को इसके साथ संबंध प्रदर्शित करने वाली जो समीकरण होगी उसको अपने निर्णय समीकरण कहेंगे। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि वह समीकरण या कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल का संबंध उसकी सांद्रता, ताप, दाब आदि के साथ संबंध स्थापित या उसका संबंध उसकी सांद्रता, ताप, दाब आदि के साथ प्रदर्शित करने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। निर्नष्ट समीकरण कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि मानक परिस्थितियों में तो ये बदलते नहीं थे, इसलिए इनके साथ संबंध होना आवश्यक नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि विद्युत वाहक बल का संबंध, ऐसी समीकरण जिसमें विद्युत वाहक बल का संबंध सांद्रता, ताप, दाब आदि से हो तो उस समीकरण को अपने निर्नष्ट समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास परिभाषा आ गई। अभी मैं ये संबंध बना करके भी बताऊंगा, तब जो है आपको ये कहानी पूरी अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगी। तो आपको निर्नष्ट समीकरण है क्या आपके सामने लिख दिया है बच्चों मैंने। किसी सेल के विद्युत वाहक बल का संबंध उसकी सांद्रता, ताप, दाब आदि के साथ प्रदर्शित करने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये लो आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि निर्नष्ट समीकरण का करते हैं बच्चों व्युत्पन्न, इसका करते हैं हम डेरिवेशन। चलिए देखो ये मैं कर देता हूं साफ। हर एक बात जो है पॉइंट वाइज सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी मात्र आधे घंटे के अंदर बच्चों, ठीक है। समय तो आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए अब आप देखो बच्चों कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसका व्युत्पन्न, निर्नष्ट समीकरण का व्युत्पन्न कर रहा हूं, ठीक है। एक बात और समझना कि इस निर्नष्ट समीकरण के बनाने में निर्नष्ट ने ऊष्मागतिकीय अवधारणाओं का उपयोग किया था। ऊष्मागतिकीय अवधारणाओं का उपयोग किया था। अवधारणाओं का
उपयोग किया। ठीक है, इसको काम में लिया था उसने, इसको निर्णय समीकरण को बनाने में। चलिए, तो क्या था ऊष्मागतिकीय समीकरण अवधारणा? पहला जो है कि ऊष्मागतिकी के अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार, इधर देखें बच्चों, एक समीकरण होती है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोड प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। ठीक है, इस समीकरण का उपयोग किया। अब इस समीकरण का उपयोग कैसे किया? कहता है कि यदि किसी गैल्वेनिक सेल में, किसी गैल्वेनिक सेल की समीकरण मान लो निम्न है, गैल्वेनिक सेल की समीकरण क्या दे दी कि कोई ए क्रियाकारक है जिसका मोल ए काम में ले रहे हैं, वो बी मोल बी क्रियाकारकों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सी सी और डी डी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो साम्य अवस्था स्थिरांक है, साम्य अवस्था स्थिरांक इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है, उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता होती है। साम्य अवस्था स्थिरांक को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, Kc से, और ये क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता अपने पास क्या है, C, इसके मोल कितने हैं, C, तो C की पावर आ जाएगी C, इसी तरीके से D की पावर आ जाएगी D बटा में A की पावर जो है वो है A और B की पावर जो है वो है B। ये अपने पास समीकरण आ जाएगी Kc। ये एक्चुअली क्या है कि आप एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो आप दूर कर लें। यहां पर जो साम्य अवस्था स्थिरांक है ना, एक्चुअली वास्तव में वो साम्य अवस्था स्थिरांक नहीं होता। हमारी किताब यहां पर थोड़ी सी गलती कर रही है। यहां पर अभिक्रिया भागफल प्रोडक्ट क्यूसेंट QC जो है होता है, KC की जगह QC होता है, क्योंकि KC तो स्थिरांक होता है, साम्य अवस्था स्थिरांक, जबकि साम्य अवस्था स्थिरांक पर तो नेचुरल लॉग KC की वैल्यू तो 0 हो जाती है। अगर स्थिरांक का लॉग लिया जाए तो वो तो क्या हो जाता है, 0। जबकि यहां पर क्या होता है, अभिक्रिया भागफल होता है, रिएक्टेंट क्यूसेंट होता है, QC होती है यहां पर। ठीक है, लेकिन किताब KC लिख रहा है इसलिए मैं इसको KC ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, अब आपके पास KC की वैल्यू आ गई, तो आप एक तो KC की वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं। दूसरा जो है, एक और चीज आप देख लो कि ऊष्मागतिकी के अनुसार एक चीज और फॉर्मूला होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है NFE, और इसके आगे लगा होता है माइनस। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस NFE। ठीक है, आप ये डेल्टा जी जो है वो क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा जी नोड क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। R है गैस नियतांक, T है ताप, और KC जो है अभिक्रिया भागफल, जो रिएक्टेंट क्यूसेंट QC जो है वो है, लेकिन किताब KC लिख रहा है इसलिए मैंने इसको KC ही लिखा है। ठीक है, और QC की वैल्यू होती है उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारकों की सांद्रता। उत्पाद है C और D, जितने इनके मोल होते हैं ये सिर पे आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। A और B लगा दिया, A B जो इसके मोल है, A पावर में आ गया, B पावर में आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना, यहां पर सांद्रता जो है वो सक्रिय सांद्रता लेंगे। सक्रिय सांद्रता का मतलब अपने यहां पर मोलरता काम में लेंगे। चलिए बच्चों, फिर आप देखो कि एक ऊष्मागतिकी के अनुसार एक समीकरण ये भी होती है कि डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। ये समीकरण मैं अगली क्लास में एपिसोड नंबर 28 में ये डेरिवेशन भी करवाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये जानना है कि ये होगा। चलिए, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब अपने क्या करेंगे, या तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। ठीक है, तो अपने क्या रखेंगे, समीकरण 2 व 3 से मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक चीज और देखना कि अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE है, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, N मोलों, उन इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उनके मोलों की संख्या है। F फैराडे नियतांक है, और E जो है वो विद्युत विभव है या विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अगर ये डेल्टा जी यहां पर नोड हो जाएगा बच्चों, तो माइनस NFE भी क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। अगर ये मानक परिस्थितियों में लिया जाएगा तो ये भी मानक परिस्थितियों में आ जाएगा। चलिए, अब ये मान अपने रखते हैं। तो पहले डेल्टा जी,
डेल्टा जी की जगह मैं ये वाला मान रख दूं तो ये लो बच्चों मैंने मान रख दिया माइनस एन एफ ई सेल। सेल का विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं तो मैं यहां पर ई सेल लिख रहा हूं, ठीक है। और बराबर फिर अपने पास ये डेल जी नोड है, मानक परिस्थितियों की गिब्स मुक्त ऊर्जा है, तो मानक परिस्थितियों की गिब्स मुक्त ऊर्जा की जगह अपने ये लिखेंगे और अपने पास हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल नोड, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब आप जो है आर टी का आर टी लिख लेंगे अपने, देखो आर प्लस आर टी नेचुरल लॉग। अब केसी की जगह अपने ये लिख सकते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि आपके पास सी की सांद्रता सी, डी की सांद्रता डी, ए की सांद्रता ए और बी की सांद्रता की पावर बी। ये जो है अपने पास समीकरण बन जाएगी। चलिए बच्चों अब अपने इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आप अपने पास जो है चौथा व्युत्पन्न, पांचवा एग्जांपल, छठा डेनियल सेल का एग्जांपल, सातवां 12th बोर्ड, आठवां नीट जेईई की क्वेश्चन, ये आप अपने ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये सारी चीजें अपनों ने करनी है। चलिए अब अपनों ने क्या करना है बच्चों कि ये जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो एनएफ इसमें भी है एनएफ इसमें भी है, तो इस पूरी समीकरण को अपने एनएफ से भाग दे देते हैं और माइनस से गुणा कर देते हैं। तो पहले इस समीकरण को मैं माइनस से गुणा करता हूं ना, तो ये हो जाता है प्लस एन एफ ई सेल हो जाएगा, बराबर ये इसको भी माइनस से गुणा करूंगा तो ये भी हो जाएगा एन एफ ई सेल नोड हो जाएगा, प्लस अब ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस समीकरण को मैं माइनस से गुणा करता आ रहा हूं, और ये हो जाएगा आर टी और नेचुरल लॉग। अब मैं इतना ना लिख करके इसको सिर्फ केसी लिख देता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको वापस ले आएंगे, ठीक है। अब क्या करो कि इस पूरे समीकरण को एनएफ से भाग दे दो, एनएफ, यहां पर भी एनएफ से भाग दे देंगे और यहां पर भी एनएफ से भाग दे देंगे। बच्चों अगर ये गुणा में होते ना दोनों तो एक बार एनएफ का भाग होता, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो यहां पर भी एनएफ का भाग आएगा और यहां पर भी एनएफ का भाग आएगा। तो अब क्या होगा, ये एनएफ से एनएफ कैंसल, ये एनएफ से एनएफ कैंसल, ये एनएफ जो है बचा रहेगा क्योंकि ये ऊपर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब अपने पास समीकरण क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नोड माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी बटा में एन एफ। ये लो, ये जो समीकरण है वो अपने पास निर्णय समीकरण है। आप देखें कि क्या है कि यहां पर विद्युत वाहक बल का संबंध Kc, यहां पर अपने ये क्या है, उत्पाद और क्रिया कारकों की सांद्रता है, तो इसका मतलब सांद्रता से भी संबंध प्रदर्शित हो रहा है, ताप से भी प्रदर्शित हो रहा है। R जो है वो प्रकृति को प्रदर्शित करता है, प्रकृति की भी आ रही है इसके अंदर। और जब अगर कोई उत्पाद या क्रिया कारक गैसीय अवस्था में हो तो Kc में यहां पर दाब भी प्रयुक्त करते हैं, तो उस स्थिति में ये दाब का संबंध भी बताता है। तो इसलिए जो है ये अपने पास क्या होगी, निर्णय समीकरण हो गई। लेकिन अभी हमने इसको और सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे अपने कि आपको पता होना चाहिए कि R का मान जो है वो होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, ठीक है। इसके बाद T का मान अगर अपने रख लें 298 केल्विन, F का मान रख लें 96,500 कूलाम प्रति मोल, क्योंकि फैराडे जो है 1 कूलाम 1 मोल पर उपस्थित आवेश ही होता है, ठीक है, कूलाम प्रति मोल हो गया। और एक चीज और देखो बच्चों, ये अपने पास नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग। आप ये देखना कि अगर इस नेचुरल लॉग के को मैं लॉग की बेस 10 LOG लॉग की बेस 10 के में बदलना चाहूं, ये हमें बदलना ही पड़ेगा। बहुत बार ये पूरे सिलेबस जब अपने पढ़ेंगे तो बहुत बार नेचुरल लॉग को लॉग की बेस 10 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि लॉग टेबल में लॉग की बेस 10 100 इनके मान दिए होते हैं, इसलिए अपने को इसमें बदलना ही पड़ता है। लेकिन जब ये बदलना होता है ना तो आज एक गांठ बांध लो दिमाग में, क्या कि आपको 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग को लॉग की बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपने मान रखते हैं तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई सेल नोड माइनस ई सेल नोड माइनस आर का मान 8.314, टी का मान 298, एन का मान हमने कुछ रखा नहीं, एन का मान समीकरण के आधार पर आएगा,
एफ जो है वो अपने पास है 96,500 गुलाम है, ठीक है। और नेचुरल लोग को अगर अपने लोग की बेस 10 में बदलेंगे, नेचुरल लोग को लोग की बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा लोग की बेस 10 और के सी, ठीक है। इन सारे मानों को अगर अपने हल करेंगे तो ये समीकरण अपने पास बन जाएगी ई सेल बराबर ई सेल नोड माइनस इन सारों का गुणा भाग करेंगे तो ये आएगा 0.059 बटा में एन और लोग की बेस 10 के सी, ठीक है। तो ये अपने पास अंतिम जो है जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आप देखो बच्चों कि आपने किस तरीके से निर्णय समीकरण का डेरिवेशन किया। ये निर्णय समीकरण है, ये निर्णय समीकरण है। किस तरीके से डेरिवेशन किया कि आप कहते हो कि पहले ऊष्मागतिकी के अनुसार एक समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कि डेल जी बराबर होता है डेल जी नोड प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी, ठीक है। अब ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ये मानक परिस्थितियों में गिब्स मुक्त ऊर्जा है और प्लस आर गैस नियतांक, टी ताप और नेचुरल लॉग के सी जो है अभिक्रिया भागफल जो है वो अपने पास हो जाएगा। फिर कहता है कि किसी गैल्वेनिक सेल की मान लो समीकरण ये है तो आप के सी का मान क्या लिखोगे। के सी होता है उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारकों की सांद्रता, तो उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारकों की सांद्रता रख लिए। ध्यान रखना जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये जो आपके पास इसके अंदर गुणांक जो होते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक या जो अपने इसको कहते हैं मूलों की संख्या, इन मूलों की संख्या से हम क्या करेंगे, ये मूलों की संख्या इसके भाग में चली जाएगी, सांद्रता के भाग में चली जाएगी, ये ध्यान रखना आप। चलिए एक समीकरण आपको और याद करनी है अभी तो, लेकिन अगले एपिसोड में मैं डेराइव करवाऊंगा कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, जी मुक्त ऊर्जा, एन त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, एफ फैराडे नियतांक और ई क्या है सेल विभव है, ठीक है। और अगर ये मानक होगा तो सेल विभव मानक आ जाएगा, बस समीकरण वही रहेगी। अब हम क्या करते हैं कि ये समीकरण नंबर 1, ये 2 और ये 3, इस 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखते हैं। मान रखा तो डेल्टा जी का मान रखा ये आ गया और जी नोड का मान रखा तो ई सेल नोड आ गया प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी का मान रखा तो ये उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता आ गई। चलिए इसके बाद अपने क्या कर रहे हैं कि यहां पर पूरी समीकरण को पहले माइनस से गुणा कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया तो ये प्लस और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या किया कि एनएफ से भाग दे दिया तो एनएफ से एनएफ कट गया और ये हो गया ई सेल इक्वल टू ई सेल नोड माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग के सी। अब अपने क्या करते हैं कि ये आपको यहां पर पता लग गया कि ये निर्णय समीकरण है क्योंकि प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है, ताप पर भी, सांद्रता पर भी, दाब पर भी, इसलिए ये जो है सेल का विभव अमानक परिस्थितियों में है तो इसलिए ये निर्णय समीकरण है। अब हम क्या कर रहे हैं, आर का, टी का, एफ का मान रख रहे हैं और नेचुरल लॉग को लॉग की बेस 10 में बदल रहे हैं। ये मान रखे, इन मान को हल किया, गुणा भाग किया तो ये आ गया ई सेल इक्वल टू ई सेल नोड माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग की बेस 10 के सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये निर्णय समीकरण डेराइव करनी है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे कि ये आपके पास समीकरण आ गई, मैंने आपको व्युत्पन्न करने के लिए कहा था तो ये देखो आपके पास व्युत्पन्न भी हो गया, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या था बच्चों, एग्जांपल्स, आप इसका यूज किस तरीके से करते हैं। लेकिन इस निर्णय समीकरण को मैं कई 1-2 तरीके से और लिख करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये तो कर देता हूं साफ। चलिए ये लो, देखो आपके पास अब जो लास्ट जिसका आप उपयोग करोगे वो समीकरण आ गई है ई सेल नोड माइनस 0.059 बटा में एन लोग के सी होता है उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता, ठीक है। एक चीज और देखना कि ये समीकरण है, ये समीकरण ऐसे भी हो सकते हैं, इधर ध्यान देना, ई सेल इक्वल टू ई सेल नोड, अगर ये क्रियाकारक ऊपर ले जाओगे उत्पाद नीचे ले आओगे ना तो ये माइनस का निशान प्लस में बदल जाएगा। तो अपने पास ये समीकरण भी हो सकती है 0.059 एन लॉग की बेस 10। अब ऊपर क्या लिखोगे, क्रियाकारक की सांद्रता बटा में
उत्पाद की सक्रिय सांद्रता, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, ये सक्रिय सांद्रता मोलरता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास एक समीकरण ये होगी कि माइनस कब होगा, जब उत्पाद बटा में क्रियाकारक होगा, प्लस कब होगा, जब क्रियाकारक बटा में उत्पाद होगा। ठीक है, तो ये बात एक होगी कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। व्युत्पन्न हो गए, मैंने इसको आपको लिखने का तरीका बता दिया। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलिए, साफ कर रहा हूं मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें बच्चों, ताकि बाद में आपको इसका नोट्स बनाने जो है वो क्या रहे, आसान रहे। देखो, चलो अब मैं जो बातें बता रहा हूं उनको बहुत गौर से सीखना बच्चों, बहुत गौर से, क्योंकि डेरिवेशन बहुत कम आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो सीखना आना चाहिए। कुछ की समीकरण आप किस किस तरीके से लिख सकते हो, वो जो है आपको आना जरूरी है। चलिए देखो क्या होगा कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मेरे पास एक समीकरण थी, मैं लिखा कि कोई लिखा Zn +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये Zn सॉलिड में बदल गया है। ठीक है, इसके लिए मुझे निर्णय समीकरण लिखनी है। ये एक ही इलेक्ट्रोड है और एक, क्योंकि आपको पता है निर्णय समीकरण का उपयोग पूरे सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात किया जा सकता है और एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, E Zn +2 से Zn बराबर E नोड Zn +2 से Zn। आप देखो E सेल बराबर E सेल नोड लिखते थे, तो अपने पास E Zn +2 से Zn मानक अपचय विभव निकाल रहे हैं और ये मानक परिस्थितियों में आ गया, फिर माइनस, फिर 0.059 बटा में n। अब त्यागे गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या कितनी है, 2। तो आप कितने से भाग दे दोगे, 2। फिर आप लिखोगे log की बेस 10। अब आप लिखोगे बच्चों क्या, उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता, क्योंकि आपने यहां पर माइनस लगाया है। ठीक है, तो आप उत्पाद क्या है आपके पास, ZnS सॉलिड है, और इसकी सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक क्या है Zn +2, तो आपके पास हो जाएगा Zn +2 एक्वस इसकी सांद्रता आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण बनेगी। ये माइनस है, अगर ये प्लस कर दूं मैं इसको, तो Zn +2 ऊपर चला जाएगा और Zn नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। चलिए बच्चों, अब आप देखो कि अगर ये समीकरण अपचयन की दी हुई है, ये समीकरण किसकी दी हुई है बच्चों, अपचयन की, तो यहां पर जो विभव भी निकाला गया है वो अपचयन विभव निकाला गया है। लेकिन अगर मैं ये समीकरण ऑक्सीकरण की लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं ZnS बराबर, ये तो मैंने कौन सी अभिक्रिया लिखी है, अपचयन की अभिक्रिया लिखी है, तो यहां पर विभव भी जो आएगा वो कौन सा निकलेगा, अपचयन विभव हमने निकाला है। लेकिन मैं अगर इसका ऑक्सीकरण विभव निकालना चाहूं, तो मैं ये समीकरण कौन से निकालूंगा, ऑक्सीकरण की लिखूंगा, और ऑक्सीकरण में Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण होता है, और ये क्या बनेगा Zn +2। अब उत्पाद Zn +2 है और क्रियाकारक Zn सॉलिड है, तो अब आप क्या लिखोगे, E नोड। अब ऑक्सीकरण क्या होगा, Zn से Zn +2, ये ऑक्सीकरण विभव होगा ना। इधर देखो, ऑक्सीकरण विभव अगर आप निकाल रहे हो बच्चों, तो क्या होगा कि Zn से Zn +2 होगा। अपचयन विभव निकाल रहे हो तो Zn +2 से Zn होगा। पहचान आनी चाहिए बात की बच्चों आपको। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव निकाला है, अब मानक परिस्थितियों में ये मानक नहीं है, मानक यहां पे आएगा, फिर Zn से Zn +2 मानक। ठीक है, माइनस 0.059 बटा में कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण हो रहा है, 2 का, तो 2 मोल आ गया, log की बेस 10। अब उत्पाद है Zn +2, क्रियाकारक है Zn, तो अब अपने लिखेंगे Zn +2 एक्वस बटा में Zn सॉलिड। तो इससे अपने पास कौन सा विभव आएगा बच्चों, ऑक्सीकरण विभव आएगा। यहां अभिक्रिया कौन सी लिखी है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखी है। तो ये बात आपको समझ में आनी
चाहिए। ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगा। सुनिए, किसी भी ठोस की सांद्रता इकाई ली जाती है। ठोस की सांद्रता क्या ली जाती है? 1। तो आप देखो यहां पर ZnS ये ठोस है तो इसकी सांद्रता 1 हो जाएगी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1। ठीक है, तो ये 1 बटा में हो जाएगा। यहां पर ZnS ये है तो इसका जो है अपने पास हो जाएगा 1। ये लो, तो ये इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि उसका अपचयन विभव भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण विभव भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि अपचयन विभव निकालना है तो अपचयन की समीकरण लिखनी होगी, ऑक्सीकरण विभव निकालना है तो ऑक्सीकरण की समीकरण लिखनी होगी। चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं, उसके बाद जो है वो काफी हद तक आपकी बातें साफ हो जाएंगी। चलिए इधर देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि एक समीकरण लिख रहा हूं हाइड्रोजन की। पहले मैं इसकी अपचयन की समीकरण लिख रहा हूं कि H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस में बदल रहा है। H2 बनना है तो इसको 1/2 कर दो और ये रख लो। ठीक है, क्योंकि एक H प्लस से तो एक ही H बढ़ेगा। एक H कब बढ़ेगा? जब H2 कितना हो? आधा, इसलिए मैंने इसके आगे 1/2 लगाया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अब ये कौन सी समीकरण है बताओ? अपचयन की है कि ऑक्सीकरण की है? बोलो। H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाफ H2 बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अभिक्रिया कौन सी? अपचयन की। विभव कौन से निकालेंगे? अपचयन विभव निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा अपचयन विभव? E इक्वल H प्लस से H2 अपचयन हो रहा है बराबर E नोड H प्लस से H2 माइनस 0.059। इलेक्ट्रॉन जो त्यागे और ग्रहण किए गए हैं वो है 1, तो मैंने लगा दिया 1 और फिर मैंने यहां पर लगा दिया log की बेस 10। और अब उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद है H2 की पावर 1/2। H2 की पावर 1/2। H2 उत्पाद है और इसके जो आगे मोल लिखे हुए हैं वो पावर में आ जाएंगे। फिर आप देखो उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी? H प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास इसके अपचयन विभव की समीकरण हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्योंकि H2 क्या है? गैस, तो इसका जो दाब दिया होगा यहां पर तो अपने दाब रखेंगे इसका, और यहां पर H प्लस विलयन में है तो यहां इसकी रखेंगे सांद्रता। ये चीज जरूर नोट करना बच्चों। दोबारा बोलूं कि यहां पर क्या बन रहा है? गैस, तो गैस की तो क्या रखी जाएगी? गैस का क्या रखा जाएगा? दाब। और ये H प्लस किस में है? विलयन में, तो इसकी क्या रखी जाएगी? सांद्रता। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समीकरण बनानी है। अगर इसकी मैं फिर ऑक्सीकरण की समीकरण लिखनी होती तो ऑक्सीकरण की समीकरण इस तरीके से बनता है कि ये बनता H प्लस। एक H प्लस बनाना है तो इसको आधा ले लो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप कहो कि सर 2 H2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2 H प्लस बनेंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आप इस पूरे को 2 से भाग दो तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की समीकरण हो गई। त्यागने की समीकरण है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण है तो हम कौन सा विभव निकालें? ऑक्सीकरण विभव। कैसे निकलेगा? E नोड। ऑक्सीकरण कैसे होता है? H2 से H प्लस। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विभव ज्ञात कर रहे हैं हम। ऊपर क्या निकाला था? अपचयन विभव। नोड नहीं, नोड तो यहां पे आएगा E नोड। फिर H2 से H प्लस माइनस 0.059, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, log की बेस 10, उत्पाद की सांद्रता। अब उत्पाद क्या है? H प्लस, तो H प्लस की सांद्रता बटा में H2 गैस, इसका आएगा दाब। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण हो गई ऑक्सीकरण विभव की। चलिए आपको मैं थोड़ा और डिटेल समझा देता हूं और मजेदार बातें सिखा देता हूं, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, बढ़िया लगेगा कि वाह यार मैं इससे थोड़ा सा एक स्टेप और सीख गया मैं। ठीक है, क्या कि आप यूं कर सकते हो बच्चों। देखो इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं, गौर करना कि आपके पास जैसे मैं लिखा EH प्लस से H2 बराबर E नोड H प्लस से H2 माइनस। ठीक है, अब अगर मैं
ये H2 ये गैस जो है का दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर हो। अगर यदि इस समीकरण को मैं कब बदल सकता हूं, जब H2 का दाब जो है वो कितना हो, H2 गैस का दाब 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ये 1 आएगा, तो ये बटा में 1, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 0.059 बटा में 1 अपने बार बार लिखो मत, बस ठीक है हो गया 0.059 इंटू में, देखो क्या कह रहा है कि ये हो गया अपने पास log 1 बटा में H प्लस, 1 बटा में H प्लस। ठीक है, आप क्या करो H प्लस को ऊपर ले जाओ, H प्लस को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा E नोड H प्लस से H2, E नोड सॉरी E H प्लस से H2, E नोड H प्लस से H2 माइनस अब 0.059 इंटू log की बेस 10, और ये H प्लस ऊपर जाएगा ना बच्चों, यहां पर H प्लस की सांद्रता की पावर थी 1, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, क्या हो जाएगी पावर -1। ठीक है, और ये -1 जो है आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि n log m को सॉरी m की पावर n हो, log m की पावर n हो तो हम इसको n log m लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है क्या कि log m की पावर n है तो ये n आगे आ जाएगा, देखो log m की पावर n होता है ना तो ये n आगे आ जाता होता है। ये आपको मैथ का फॉर्मूला है, अगर आप केमिकल काइनेटिक्स सिलेक्शन सीखोगे तब ये मैं सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन अभी आप देखें log m की पावर n होती है ना तो ये n कहां चला जाता है आगे, तो ये n आ जाएगा आगे, यहां पर n क्या है -1 आगे आएगा तो इसको क्या कर देगा +1। ठीक है, तो आपके पास ये समीकरण बन जाएगी E H प्लस से H2 बराबर E नोड H प्लस से H2 माइनस 0.059 इंटू ये माइनस का 1 आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है log 10H प्लस, अरे H प्लस आयनों की सांद्रता को अपने क्या कहते हैं pH, क्या कहते हैं pH, तो अपने पास यहां पर हो जाएगा इंटू pH, क्या हो जाएगा बच्चों pH हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना कि इसको अपने को, हाँ ठीक है, इस तरीके से अपने इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब क्या है कि ये अगर किसी को नहीं समझ में आया ना तो एक बार इसको रहने दो, इसको अगर किसी को नहीं समझ में आया, आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए देखो ये हो गई बातें, अब हम डेनियल सेल के लिए निर्णय समीकरण, एग्जांपल्स हो गए, अब हम डेनियल सेल के लिए निर्णय समीकरण लिखते हैं। ठीक है, पीएच वाला जो है ना एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा, बढ़िया, ज्यादा एक्सप्लेन उसी से ही होगा। डेनियल सेल जो है हमारे पास क्या है कि Zn जो आपके पास की समीकरण होती है, Zn ठोस होता है, वो Cu+2 एक्वस होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn+2 एक्वस बन जाता है और Cu सॉलिड बन जाता है। ये एक डेनियल सेल की समीकरण है और इसके लिए हम क्या करते हैं नैनर समीकरण निकालते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इधर देखो, आप पहले इसका दोनों के अपचयन की अभिक्रिया लिखेंगे, अपने अपचयन की अभिक्रिया पहले Zn+2 से निकाल लेते हैं, एनोड का निकाल लेते हैं। ये लो एनोड का अपचयन विभव निकालते हैं, मानक नहीं है, ध्यान रखना, अपचयन विभव निकाल रहे हैं, मानक निकालना होता तो हम वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते, अभी हम अपचयन विभव निकाल रहे हैं। तो अपचयन विभव बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कि मैंने लिखा E पहले आप समीकरण लिख लो, अपचयन की समीकरण लिखो, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बनेगा Zn ठोस। ठीक है, ये अपचयन की समीकरण है, इसके लिए क्या हो जाएगा Zn+2 से Zn बराबर E नोड Zn+2 से Zn और फिर माइनस 0.059 त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2, क्योंकि +2 0 में बदल रहा है, Zn+2 में बदल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, 2 ही ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए आप कितना रखोगे 2। फिर log की बेस 10, अब उत्पाद की सांद्रता Zn सॉलिड बटा में Zn+2 एक्वस, ये हो जाएगा। ठीक है,
और अब आपको पता है कि किसी ठोस की सांद्रता क्या होती है, एक, तो इसलिए आपको ये मान यहां पर क्या आ जाएगा, एक। तो यहां पर मैं कर देता हूं एक, या पहले अलग से लिख देता हूं समीकरण, ये लो अलग से लिख देता हूं। अब आप लिख लो कि चूंकि Zn सॉलिड ठोस की सांद्रता एक होती है, इसलिए ये समीकरण हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी, EZn+2 से Zn बराबर E नोड Zn+2 से Zn माइनस 0.059 बटा में 2 और log की बेस 10 1 बटा में Zn+2 एक्वस। ठीक है, ये आपके पास समीकरण नंबर बन गई एक। एनोड के अपचयन विभव की समीकरण आ गई आपके पास। फिर आप देखें, अपने करते हैं कैथोड के अपचयन विभव की समीकरण। कैथोड का अपचयन विभव निकालते हैं। अपचयन विभव, देखो बच्चों, कैथोड कौन सा होगा, जिसका अपचयन होगा। अपचयन किसका हो रहा है, Cu+2 किसमें बदल रहा है, Cu में, इसका अपचयन हो रहा है, तो इसका अपने क्या निकालेंगे, अपचयन विभव। तो अपचयन विभव निकालते हैं। इधर देखें कि आपके पास पहले समीकरण लिख लो कि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cu ठोस में बदलता है। ये इसके अपचयन की समीकरण होगी। तो इसके लिए अपचयन का जो विभव आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, E Cu+2 से Cu बराबर E नोड Cu+2 से Cu माइनस 0.059 बटा में 2 और log की बेस 10 और उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद कौन है हमारे पास, उत्पाद है Cu ठोस की सांद्रता बटा में Cu+2 क्रियाकारक की सांद्रता, तो Cu+2 एक्वस की सांद्रता। अब आपको पता है ठोस की सांद्रता क्या होती है, एक, तो इसको हटा दो और यहां पर कर दो एक, और ये समीकरण नंबर बना दो 2। ठीक है, तो अब आपके पास अलग अलग अर्ध सेलों के जो विभवों का मान जो है निर्दिष्ट समीकरण से, इससे ये निकल गया और मान लो ये आ गया, और दूसरा जो है वो ये आ गया। लेकिन अगर पूरे सेल का विभव ज्ञात करना हो, पूरे सेल का विभव आप जानते हैं कि ई सेल बराबर क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब कैथोड हमारे पास कौन सा है, ये वाला, और एनोड हमारे पास कौन सा है, ये वाला। एनोड की समीकरण ये आई है, कैथोड की समीकरण ये आई है। तो अब आप मान रख लो कि क्या होगा, ई सेल बराबर होगा, ई सेल जो है कि अपने पास यूं करेंगे, कैथोड अपने पास कौन सा है, Cu+2 से Cu माइनस एनोड क्या है, Zn+2 से Zn। ठीक है, अब इसके मान और इसका मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर मान जो है वो समीकरण 1 व 2 से रखने पर। ठीक है, तो इसका मान पहले अपने रखते हैं। इसका मान हो जाएगा ई सेल बराबर, इसका मान हो जाएगा, ये क्या है मान, ई Cu+2 से Cu नोड माइनस 0.059 बटा में 2 log की बेस 10 और 1 बटा में Cu+2 की सांद्रता। देख लो, ये वाली समीकरण लिख दी, फिर माइनस और ये वाले समीकरण का मान रखना है। ये वाले समीकरण का मान ये रहा, तो आप क्या लिखोगे, E नोड Zn+2 से Zn। ठीक है, फिर क्या है, माइनस 0.059 बटा में 2 है। ये माइनस जो है इधर फॉर्मूले का माइनस है, इधर इसका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसके आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि प्लस, यहां पर आ जाएगा 0.059 बटा में 2 और ये हो जाएगा अपने पास, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूं क्योंकि बाद में अलग अलग लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा। अपने पास हो गया ई सेल बराबर, ये कैथोड का हो गया, ई Cu+2 से Cu नोड माइनस 0.059 बटा में 2 और log की बेस 10 1 बटा में Cu+2 की सांद्रता। फिर आ गया आपके पास माइनस, और ये वाला समीकरण लिखोगे तो E नोड Zn+2 से Zn, और ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 0.059 बटा में 2 log की बेस 10 1 बटा में Zn+2 की सांद्रता।
ये वाली समीकरण हमने लिख डाली है, ये जो पूरी समीकरण थी ये लिख दी है। ठीक है, अब आप क्या करो कि ये जो नोड वाला है, ये जो नोड वाला है ना, इनको एक साथ ले आओ। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, ई सेल बराबर अपने पास हो जाएगा ई नोड Cu प्लस 2 से Cu माइनस ई नोड Zn प्लस 2 से Zn। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आ गए। अब यहां पर ये माइनस की ये वैल्यू बच गई, इधर प्लस की ये वैल्यू बच गई। तो प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस वाला मैंने लिख दिया 0.059 बटा में 2 log 1 बटा में Zn प्लस 2 की सांद्रता। ठीक है, प्लस वाला पहले लिख दिया, फिर मैं ये माइनस वाली वैल्यू रखूं, माइनस वाला क्या हो जाएगा 0.059 बटा में 2 log 1 बटा में Cu प्लस 2 की सांद्रता। ठीक है, अब आप देखो कि ये कैथोड का मानक अपचयन विभव और एनोड का मानक अपचयन विभव का अंतर क्या होता है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल तो ई सेल नोड हो जाएगा। अरे बच्चों, आपको पता ही है कि ई सेल नोड बराबर ई कैथोड नोड माइनस ई नोड एनोड होता है। ठीक है, तो एनोड का मानक कैथोड का अपचयन विभव और मानक अपचयन विभव और एनोड का मानक अपचयन विभव मानक विद्युत वाहक बल होता है। तो इसलिए इसकी जगह तो मैंने लिख दिया ई सेल नोड, तो ये पूरी की जगह तो मैंने क्या लिख दिया है, ई सेल नोड। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं क्या करता हूं, प्लस ये दोनों में 0.059 बटा में 2, 0.059 बटा में 2 ये दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बच गया, इधर से तो बच गया log 1 बटा में Zn प्लस 2 और इधर बच गया माइनस log 1 बटा में Cu प्लस 2। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि log m माइनस log n को मैं इसका फॉर्मूला होता है log m बटा में n लिख सकता है। log m माइनस log n को log m बटा में n लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये log m ये log n, तो log m बटा में n लिख सकते हैं। तो ये कैसे समीकरण बन जाएगी, देखो ये समीकरण ऐसे बन जाएगी, ई सेल बराबर ई नोड सेल प्लस 0.059 बटा में 2 और log, ठीक है, m क्या है 1 बटा में Zn प्लस 2 बटा में जाएगा n, ये वाला n है 1 बटा में Cu प्लस 2, Cu प्लस 2 1 बटा में Cu प्लस 2 लिखा जाएगा, तो Cu प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, Cu प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Cu प्लस 2 और बटा में आ जाएगा Zn प्लस 2। ये लो, ये बन जाएगी हमारे पास डेनियल सेल के लिए निर्णायक समीकरण। ठीक है, तो आप अगर इसको देखो तो आपको ये भारी भरकम बड़ी सारी समीकरण ऐसे ही दिख रही है, कुछ भी नहीं इसमें। दोबारा समझ लें, आपने समीकरण लिखी, पहले एनोड का मानक अपचयन विभव निकाला, एनोड की समीकरण लिखी, एनोड क्या है जिंक से Zn प्लस 2 बन रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एनोड है। एनोड के लिए हमने अपचयन की समीकरण लिखी क्योंकि हम अपचयन विभव निकाल रहे हैं। तो Zn प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Zn सॉलिड। ठीक है, अब क्या किया कि इसके लिए हमने अपचयन निर्णायक समीकरण लगाई, निर्णायक समीकरण Zn से Zn प्लस 2 E, फिर E नोड Zn प्लस 2 से Zn माइनस 0.059 बटा में n की वैल्यू है 2 और log उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद ठोस है तो ठोस की सांद्रता 1 होती है, इसलिए हमने ये 1 रख लिया और ये समीकरण नंबर बन गया मेरे पास ये। अब कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड के अपचयन की समीकरण लिखी Cu प्लस 2 से Cu, ठीक है, और इसकी अपचयन विभव निर्णायक समीकरण लगाई E Cu प्लस 2 से Cu बराबर E नोड Cu प्लस 2 से Cu माइनस 0.059 बटा में 2 log की बेस 10 1 बटा में Cu प्लस 2। ठीक है, 1 बटा में क्यों था कि उत्पाद बटा में क्रियाकारक लिखना था, उत्पाद ठोस था तो ठोस की जगह मैंने लिख दिया 1 और ये Cu प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम कितने दिनों से अगर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है तो सेल बराबर होता है कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो कैथोड क्या है Cu प्लस 2 से Cu, एनोड क्या है Zn प्लस 2 से Zn। तो कैथोड वाला ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, एनोड वाला जो है हमने ये वाली समीकरण लिख दी। तो दोनों समीकरण लिखी, देखो ये वाला ये समीकरण कैथोड की होगी, ये वाली एनोड की होगी, लेकिन यहाँ पर माइनस था फॉर्मूले में, इसलिए ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस जो है वो किसमें बदल गया बच्चों, प्लस में बदल गया है। ठीक है, अब जो ये नोड वाले है ना, इनको एक साथ कर लो, Cu प्लस E नोड Cu प्लस 2 से Cu माइनस E नोड Zn प्लस 2 से Zn एक साथ कर लिया।
और ये प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला मैंने बाद में लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे की जगह तो ई सेल नोड लिख सकते हैं, प्लस ये 0.059 बटा में 2, 0.059 बटा में 2 ये कॉमन आ गया। अब ये बच गया log 1 बटा में Zn प्लस 2 माइनस log 1 बटा में Cu प्लस 2, ये जो है वो बच गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है log का, log m माइनस log n को log m बटा n लिख सकते हैं, m बटा n। तो m 1 बटा में Zn प्लस 2 है तो मैंने लिखा 1 बटा में Zn प्लस 2, n जो है 1 बटा में Cu प्लस 2 है तो इसके 1 बटा में Cu प्लस 2 करूंगा तो Cu प्लस 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो अब ये वाली हमारे पास समीकरण बन जाएगी, यही नेक्स्ट समीकरण है। देखो बच्चों एक चीज और समझे आप, ये तो मैं साफ कर दूं। देखिए अब आप अगर मान लो इस समीकरण का आप सीधा ही मान रखना चाहते, कहते कि सर इतना बड़ा डेरिवेशन हम नहीं करना चाहते, हमें तो सीधी बात बताओ, तो सीधी बात भी आप कर सकते हो। कैसे कि ई सेल बराबर ई सेल नोड माइनस 0.059 बटा में एन कितना है 2, फिर लोग की बेस 10। अब उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद हमारे पास ये वाले हैं तो मैंने लिखा Zn प्लस 2 एक्वस और ये है Cu सॉलिड, ये लो एक साथ ऐसे हो जाएगा। और क्रिया कारकों की सांद्रता Zn सॉलिड और Cu प्लस 2 एक्वस बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब ठोस की सांद्रता इकाई होती है तो Zn ठोस है, इसकी सांद्रता इकाई हो जाएगी, Cu ठोस है, इसकी सांद्रता इकाई हो जाएगी। तो अब अपने पास ये बन गया Zn प्लस 2 बटा में Cu प्लस 2 एक्वस। ठीक है, तो इस तरीके से सीधी निर्णय समीकरण भी निकाल सकते हो। आप कहोगे कि सर इसमें और इसमें तो अंतर है, यहां पर प्लस आ रहा है, यहां पर माइनस आ रहा है। तो यहां पर माइनस आ रहा है क्योंकि उत्पाद बटा में क्रिया कारक लिखा हुआ है, ये उत्पाद ये क्रिया कारक, उत्पाद बटा में क्रिया कारक लिखा हुआ है इसलिए माइनस आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, Cu प्लस 2 कौन है, क्रिया कारक, और Zn प्लस 2 क्या है, उत्पाद। तो क्रिया कारक बटा में उत्पाद लिखा हुआ है इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीछे एक ये जो पेपर में 12th बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि डेनियल सेल के लिए निर्णय समीकरण लिखो, तो उसके लिए आप कैथोड की अलग से लिखोगे, एनोड की अलग से लिखोगे, फिर कैथोड माइनस एनोड करोगे और इस तरीके से पूरा डेरिवेशन करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई आपकी एक। अब आज के लिए इतना ही बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स मैं कल करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो अगला एपिसोड जो है मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स का करवाऊंगा, 12th बोर्ड और नीट जेईई के न्यूमेरिकल्स का करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो। और एक जो डाउट रह गया था हाइड्रोजन वाला, पीएच वाला, वो भी कल आपका सॉल्व होगा न्यूमेरिकल के अंदर। ओके, गुड लक, पढ़ते रहो बच्चों।